India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी होने का दावा करने वाली याचिका को सिविल कोर्ट ने किया मंजूर, होगी सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. ज्ञानवापी के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट ने सुनवाई के लिए इससे जुड़ी याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी है, इसीलिए इसे हटाया जाना चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा के विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने के लिए अब मथुरा अदालत में याचिका दायर की गई। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त या हटाए जा सकते हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं। वहीं ज्ञानवापी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आदेश जारी किया है कि गुरुवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार लिया है। अब इस पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण आदेश में मथुरा की एक जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने का मुकदमा चलने योग्य है कि इसे कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया था। 40 हियरिंग पे यहाँ से दिल्ली से मथुरा वो बार बार गए थे हर हियरिंग पे, और आज हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि जो मथुरा की ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक नहीं है, जिस ग्राउंड पे 30 सितंबर 2020 को हमारा केस डिसमिस किया गया था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी और चुनौती करके मांग की थी राम जन्मभूमि के फैसले का हवाला देते हुए कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को डीटी को हक होता है केस फाइल करने का अगर नेक्स्ट फ्रेंड और शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। हमारी अपील को, हमारी दलील को मानते हुए आज मथुरा के जिला जज ने हमारी अपील को अलाउ किया है। इसका अर्थ ये है कि अब ये केस आगे बढ़ेगा और कोर्ट के पटल पे हम सारी एविडेंसेस रखेंगे। एक दीवानी अदालत ने 30 सितंबर 2020 को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मथुरा जिला अदालत में अपील की गई थी, जिसमें जिला कोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो बड़ी संख्या में उपासक अदालत में आ सकते हैं। अपील में तर्क दिया गया कि एक मुकदमे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि कई अन्य लोग भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि ईदगाह में जिस स्थान पर नमाज अदा की जाती है वहीं भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है, उस जगह प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य मिटा रहे हैं। इसलिए डीएम, एसपी और सीआरपीएफ के कमांडेंट को स्थल की सुरक्षा के निर्देश जारी करें, जिससे स्थल के साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें। साथ ही विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति को विवादित स्थल पर प्रवेश न दिया जाने की मांग करते हुए कहा कि अपर प्रमुख सचिव गृह द्वारा पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी करें। इसके अलावा उन्होंने विवादित स्थल का एएसआई सर्वे भी कराए जाने की मांग पर अपनी अर्जी में कही है। साथ ही ज्ञानव्यापी सर्वे के लिए नियुक्त स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। विशाल सिंह द्वारा जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई।
वहीं ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई को स्थगित कर दिया है और कहा कि वो इस मामले को कल यानी शुक्रवार को उठाएंगे। सर्वे का विरोध करने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका पर अदालत 20 मई को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगी। आगे की कार्रवाई तो माननीय अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है, जब तक इसको वैकेट नहीं होगा तब तक तो ये कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट जो है, कोई आदेश नहीं करेगी उस पर। सारी रिपोर्ट तो 10:15 पर सबमिट कर दी गई है। अब वो माननीय न्यायालय का जुरिडिक्शन है, हम लोगों ने तो सबमिट कर दिया है। रिपोर्ट में 12 पन्ने की रिपोर्ट है और 14 तारीख की अलग रिपोर्ट है, 15 तारीख की अलग रिपोर्ट है, 16 तारीख की अलग रिपोर्ट है। तीनों रिपोर्ट जो है एक साथ कर दिया गया है, डेट वाइज किया गया है। प्लस उसके अलावा जो वीडियोग्राफी कराई गई थी उसकी चिप है, फोटोग्राफी कराई गई थी उसकी चिप है, सब उसी में रख करके। और जो हम लोगों ने वाराणसी विकास प्राधिकरण से शासन के द्वारा मांगा गया था कि ड्राफ्ट्समैन दे, तो ड्राफ्ट्समैन भी थे, उन्होंने भी नक्शा पूरा बनाया हुआ है, पूरा मेजरमेंट किया है, उसकी भी कॉपी उसी रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत से ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई शुक्रवार 20 मई तक नहीं करने को कहा है। हिंदू पक्ष ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने की मांग की थी। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी सर्वे मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इस अदालत के सामने कार्रवाई का उल्लेख किया और कहा कि एलडी वकील आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। गुरुवार को अपने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत दी है। आजम खान को जालसाजी मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई है। उन्हें 2 सप्ताह के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। अंतरिम जमानत तब तक चलेगी जब तक अदालत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती। अगर अदालत का फैसला नियमित जमानत देने के खिलाफ आता है तो अंतरिम जमानत और 2 सप्ताह के लिए जारी रहेगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों को लागू करते हुए आदेश पारित किया है। जस्टिस गवाई ने कहा है, यह अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। आजम खान द्वारा दायर रिट याचिका में जमानत देने की प्रार्थना के साथ ही IPC की धारा 420 और 120B के तहत दर्ज कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से भविष्य में खान को गिरफ्तार करने से पहले उससे संपर्क करने के लिए यूपी राज्य को निर्देश जारी करने की भी गुहार लगाई गई थी। हालांकि पीठ ने रिट याचिका में अन्य राहतों पर विचार नहीं किया है। कई मौकों पर बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक अन्य मामले में उनकी जमानत अर्जी के निपटारे में अत्यधिक देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी। 6 मई 2022 को कोर्ट ने मौखिक रूप से उच्च न्यायालय को आदेश पारित करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने खान को जमानत दे दी, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। एक अन्य मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 19 मई 2022 तक प्राप्त की गई है। शीर्ष अदालत ने संयोग पर चिंता व्यक्त की थी कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को जमानत मिलती है, उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर दिया जाता है। वर्तमान प्राथमिकी रामपुर पब्लिक स्कूल, जौहर यूनिवर्सिटी रोड और तोपखाना के संबंध में अवैध भूमि हथियाने और जालसाजी के आरोपों से संबंधित है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आजम खान के खिलाफ लगभग 81 मामले दर्ज किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिनांक 4 दिसंबर 2021 को उस मामले में खान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन खान को अपनी जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं 34 साल पुराने रोड रेस के केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सख्त सजा सुनाई है। सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 4 साल पहले दिए अपने फैसले को ही बदल दिया है। तब उन्हें 1000 रुपए का जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। सिद्धू को अब या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सरेंडर या गिरफ्तारी पर रोक के लिए कोई राहत नहीं दी है। सिद्धू के खिलाफ रोड रेस का मामला साल 1988 का है। चौंतीस साल पुराने रोड रेस केस में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें 1 साल जेल की सजा हुई है। उन्हें 1 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपने 15 मई साल 2018 की 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को बदल दिया है। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इसी साल 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट की बजाय गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल कर रोड रेज केस में साधारण चोट नहीं बल्कि गंभीर अपराध के तहत सजा बढ़ाने की मांग की थी। क्या उनके पास लीगल रेमेडी है? वो एक क्यूरेटिव पिटीशन है। वो क्यूरेटिव डाल सकते हैं जी कि जो 5 जजों के पास जाएगी, 3 जज सर्टिफाई करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट इज द ओनली रेमेडी जो कि उनको जिसको कहते हैं क्यूरेटिव। पर वो रेमेडी इज वेरी वेरी रेयरली एक्सरसाइज, जो सुप्रीम कोर्ट रेयरली एक्सरसाइजेज दैट। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उनको 1 साल की आरआई के लिए जेल जाना पड़ेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट का मामला बताते हुए सिर्फ ये तय करने का फैसला किया था कि क्या सिद्धू को जेल की सजा सुनाई जाए या नहीं। प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ है कि हत्या में हमले की वजह से चोट आई थी, हार्ट अटैक नहीं, लिहाजा दोषी को दी गई सजा को और बढ़ाया जाए। सिद्धू की ओर से पी चिदम्बरम ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि घटना 1998 की है। कोर्ट इसमें दोषी को मामूली चोट पहुंचाने के जुर्म में 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुना चुका है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि पिछले फैसले जो अद्रित किए गए हैं उनके मुताबिक भी ये सिर्फ एक मामूली चोट का मामला नहीं बल्कि एक खास श्रेणी में आता है। 15 मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1998 के रोड रेज मामले में मात्र 1000 रुपए के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 30 साल से अधिक पुरानी घटना बताते हुए 1000 जुर्माने पर छोड़ दिया था। लेकिन सितंबर 2018 में 1988 की पटियाला में रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फिर से परीक्षण करने का फैसला किया था। कोर्ट ने कहा था कि वो तय करेगा कि सिद्धू को जेल की सजा दी जाए या नहीं। 27 दिसंबर 1998 को सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू की पटियाला में कार पार्किंग को लेकर गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग के साथ कहासुनी हो गई थी। झगड़े में गुरनाम की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने की जांच के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया है कि ये गंभीर मामला है। उनका कहना है कि जांच एजेंसी उन्हें नोटिस जारी किए बगैर एक सील कवर लिफाफे में झारखंड हाईकोर्ट को दस्तावेज सौंप रही है। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी द्वारा पक्षकारों को दस्तावेज भी मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित कुछ फर्जी कंपनियों को कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने के मामले की ईडी और सीबीआई द्वारा जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। मनरेगा से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में ही होगी। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को माइनिंग लीज शेल कंपनियों में निवेश और पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाले को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में MLP दायर करने की जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को दी।
दरअसल 17 मई को शेल कंपनियों से जुड़े मामले में जो फैसला आया था उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने मनरेगा मामले में 16 एफआईआर दर्ज करने की जानकारी देते हुए शेल कंपनियों से इसका कनेक्शन बताया था और इसी के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने माइनिंग लीज और फिर शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जबकि मनरेगा से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में ही होगी। में उच्चतम न्यायालय से गुरुवार को साइरस मिस्त्री को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अदालत के एसपी समूह को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के प्रमुख के पद से हटाने के 2021 के फैसले समीक्षा और पुनर्विचार का आग्रह किया गया था। न्यायाधीश ने टाटा समूह के साथ उनके विवाद के मामले में इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। टाटा मिस्त्री विवाद के मामले में अदालत ने मार्च 2021 के अपने फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश भी दिया है। अदालत ने कहा कि उसे पुनर्विचार याचिका में कोई आधार नहीं मिला है। 3 जजों की बेंच ने चैम्बर में इस पर विचार किया। हालांकि जस्टिस वी सुब्रमण्यम ने अल्पमत के फैसले में कहा कि पुनर्विचार याचिका खारिज की जाए। 26 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के प्रमुख के पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को लेकर टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को पुष्टि करता है। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया है। एनआईए कोच ने यासीन मलिक को दोषी पाया। उसे इस मामले में कितनी सजा मिलेगी, इस पर फैसला 25 मई को होगा। बता दें कि यासीन मलिक ने बीते दिनों खुद कबूला था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इसी महीने खबर आई थी कि यासीन मलिक ने मान लिया है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था। उसने आपराधिक साजिशें भी रची थी और उस पर लगी देशद्रोह की धारा भी सही है। यासीन पर जो यूएपीए के तहत धाराएं लगी हैं उसे भी उसने स्वीकार कर लिया था। यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि वह यूएपीए की धारा 16-17 गतिविधि के लिए धन जुटाने, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने व 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक साजिश और 124A देशद्रोह के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती देना चाहता है। जिन धाराओं में यासीन के खिलाफ मामला दर्ज है, ऐसे में उसको अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। यासीन मलिक कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रहा है। युवाओं को भड़काने में उसका अहम हाथ माना जाता है। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा है। 2019 में केंद्र सरकार ने JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है, जिसे उसने स्वीकारा था। उस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का आरोप लगा है। मलिक पर 2017 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे तमाम गंभीर आरोप हैं। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.